जी, हो गया गुमान पूरा। देख लिया आपने अपना नया टैलेंट, या आपने टैलेंटेड नंबर वन बॉलर को 100 का नंबर वन बॉलर्स, या मतलब कोई भी आके अगर 140 प्लस बॉलिंग करता है, आप उसको नंबर वन वो ये बॉलर है बॉलर है, इतना इतनी बजराई देते हैं उसकी, इतनी फजूल की, मतलब यार आके उसने अगर 5 आउट किए हों डेब्यू पे, या 2-3 मैच छोड़ के दोबारा 5 आउट कर दिए हो, 3 आउट कर दिए हो, 4 आउट कर दिए हो, तो आप उसको बजराई देते हुए भी अच्छे लगो। ठीक है, आप एक ऑर्डिनरी नॉर्मल बॉलर को इतनी बजीराई देते हो कि बस वो आके 145 प्लस स्पीड से बॉल फेंक देता है, स्पीड देख लिया आपने मीटर में, बस सोशल मीडिया पर उसका ट्रेंड चलाना, वो बॉलर ऐसा बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, नंबर वन बॉलर है, इतना अच्छा बॉलर मिल गया। तो इस तरीके से थोड़ी होता है यार, विकेट टेकर बॉलर होना चाहिए। 160 प्लस भी आ जाए, 170 प्लस भी आ जाए, क्या करना, उसका चार थोड़ी डालना है। अगर वो 2 विकेट ही लेके देगा, 3 विकेट ही लेके देगा, कभी कभी 4 मैच खेलने के बाद 2 से 3 विकेट ले लेगा, तो हमने 2016 से जब से बाबर आया, बाबर का अपने क्रेडिट हमेशा छीना, जबकि बाबर के साथ कभी हारिस सुहेल था, फिर रिजवान का आया, शर्जील था, खालिद लतीफ़ था, ठीक है, बहुत सारे, हाफिज़ आया, मिडल ऑर्डर में मलिक था, तो इतने सारे लोगों के साथ वो जब इस दरमियान में इस एरा में वो परफॉर्म करता रहा, फिर रिजवान के साथ तो उसका एक अलग ही एरा सेट हुआ ना। ठीक है, वो जब भी परफॉर्मेंस देता था उसकी मोस्टली 60-70, मोस्टली 60-70-80 करता था वो T20 में, ओडीआई में भी करता ही था। ठीक है, टेस्ट में शुरू में उसने स्ट्रगल किया था, फिर उसका कंटिन्यू 50-60-70 इस तरह से उसका स्कोर रहता था। तो जब भी उसने परफॉर्म किया, उसका हमेशा हमने क्रेडिट उससे छीना। क्यों छीना? क्योंकि हमने जिनको नंबर वन बॉलर कहते थे, जिनको नंबर वन, वो आके सिर्फ 1 से 2 विकेटें ले लेते थे, 2 से 3 विकेटें ले लेते थे, तो उनको उसका उस पर उनको इम्पैक्टफुल मैच के लिए वो मैन ऑफ द मैच दे दिया करते थे, वो सारी फोकस उन पर ले जाते थे, जबकि कर तो सब आपका बाबर आजम रहा था या रिजवान रहा था। क्यों? क्योंकि आप अगर जाओ 2016 से पहले चले जाओ, 2016 से चले जाओ, उस वक्त आपकी बॉलिंग अच्छी थी, आपके स्पिनर्स भी अच्छे थे। ठीक है, आपके पास फास्ट बॉलिंग भी अच्छी था यूनिट ना, ठीक है, फास्ट बॉलर यूनिट भी। तो उस वक्त देख लो आपकी बैटिंग लाइन क्या होती थी, आपका अगर 250 भी टारगेट मिल जाता था, आप चेज़ नहीं कर पाते थे, आपको 160 या 150 टारगेट मिल जाता था T20 में, आप चेज़ नहीं कर पाते थे। तो भाई सब कुछ हुआ तो इन्हीं दोनों की बदौलत तो हुआ था। आप 200 भी चेज़ कर रहे थे, 150 में तो ऐसे आंखें बंद करके यकीन होता था कि यार ये दोनों इजीली चेज़ हो जाएगा। 100 भी जाओ तो उठोगे तो पता है चेज़ हो जाएगा। 160-70 का तो ऐसा था। तो आपने इनको इतना तनकीद की, इतनी तनकीद की सिर्फ उन लोगों की जिनको आप नंबर वन बोले। कौन से नंबर वन बोले, क्या कौन सी परफॉर्मेंस, आप अगर, चलो मैं ऐसी कोई परफॉर्मेंस बता देता हूँ हाईलाइट करके, जिससे आप लोगों को खुद को अंदाज़ा हो जाए। 152 अगेंस्ट इंडिया ना, ठीक है, इंडिया ने 152 का टारगेट किया, तो 152 टारगेट क्या कोई छोटा टारगेट था यूएई की पिचेस में? यूएई की पिचेस में कोई छोटा टारगेट नहीं था। अगर वही अंक के बाबर और रिजवान अगर अंडर 50 में आउट हो जाते ना 50 रन के अंदर, तो आप वो टारगेट भी चेज़ नहीं कर पाते। ठीक है, कोई आपने अच्छे उनको मार्जिन पे नहीं रोका था टारगेट पे कि 3 विकेट अगर शाहिद ने ली, शाहिद को मैन ऑफ द मैच, मतलब किस बिना पर उसको मैन ऑफ द मैच मिला था, मुझे नहीं समझ आया। 2 विकेट, ठीक है, अगर उसने 2 से 3 विकेट गिराई थी तो भाई टारगेट भी तो 120 पे रोकना चाहिए था उसने। ये तो चेक करो, उसने 2 विकेट लेने के बाद उसने थर्ड विकेट कब ली, वो 19वें ओवर में जाके कोहली को आउट कर रहा है। ठीक है, 19वें ओवर, हाँ 19वें ओवर, तो वो आपको पूरा डिफेंडेबल टारगेट के पास ले गया था वो। ठीक है यार, हाँ, इम्पैक्टफुल बॉलिंग जो आमिर करता है, किने की है पिछले अपने पास में, देखो उसकी, उसने जब भी इस तरह की बॉलिंग की है, इम्पैक्टफुल बॉलिंग है, उसने अगर मैन ऑफ द मैच लिया, उसकी इनिंग्स चेक कर लो आप, उसने टारगेट हमेशा, अब मैं अगर आपको 2024 का ही वर्ल्ड कप निकाल लो, ठीक है, इंडिया को 120 को ऑल आउट किया ना, अनप्लेएबल सिर्फ वो मोहम्मद आमिर ही था उसमें, बाकी तो उसके उसकी वजह से बाकी विकटें ले रहे थे, शाहिद अफरीदी या रऊफ या नसीम शाह। ठीक है, तो आपने उस वक्त भी बाबर आजम का क्रेडिट लिया, बाबर आजम को, आप उसमें मैन ऑफ द मैच बाबर आजम का बनता था, आपने उसको नहीं दिया। तो बहुत सारी जगह, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी टॉप स्कोरर पे उसी का बनता था, नहीं दिया। तो बाबर आजम तो बहुत सारी जगह पे आपने उसका उससे क्रेडिट छीना, उसको आपने, जो आप आज कह रहे होते कि यार इसके मैन ऑफ द मैच नहीं है, मैन ऑफ द, तो भाई अगर उसके अभी भी जितने उसके रन है ना, जितनी उसकी सेंचुरी है, जितने उसके मैन ऑफ द मैच है ना, आप अगर अपने लेजेंड्स में से 3 प्लेयर निकालोगे ना, तो उसके बराबर क्या आएंगे। ठीक है, जिसको आप उसके बाद काउंट करते हो ना लीडर्स को, इंजमाम अल, उसकी भी सिर्फ 10 सेंचुरी है मेरे ख्याल में ओडीआई में। ठीक है, 10 सेंचुरी ही है ना। तो भाई
थोड़ा इंसाफ करो। आपको एक ही तो बैट्समैन मिला पूरी हिस्ट्री में, आपकी जब से हिस्ट्री स्टार्ट हुई क्रिकेट की, आपको कोई इतना अच्छा बैट्समैन नहीं मिला। देखो वो एक अलग चीज़ है कि बाबर जिस एरा में अब आगे जाता जा रहा आ रहा है, तो उसमें क्रिकेट तेज़ हो गई है, लोग तेज़ खेलने लगे, खेलते उस वक्त भी तेज़ ही थे, ठीक है, पर उस वक्त मोस्टली लोग टेक्निकली अच्छे होते थे, ठीक है, टेक्निकली तो वो डिफेंस की तरफ जाते थे, एक दो रखते थे इस तरह के हिटर फिंच हिटर जो थोड़ा सा एंड में आके स्कोर कर दें। अब तकरीबन T20 की वजह से तकरीबन ही पूरी टीम में हिटर ही होता है, तो इसमें बाबर का कसूर तो नहीं है ना। बाबर तो फिर भी अपनी जगह एंकर, वो तो एज एंकर टीम में बनता ही है, वो चाहे T20 हो, T20 में भी एंकर के यार वो बहुत अच्छा 30 पे 50 35 पे 50, भाई वो सिंगल डबल से अगर बाउंड्री से वो रोलिंग शॉट से अगर 30 35 पे 50 बना रहा है, छक्के नहीं मार रहा, तो बना तो रहेगा 30 35 पे 50। आपके जो प्लेयर जो आपके जो जिनको आप खिलाते हो, जिनको आप उठे बोलते हो, वो छक्के मारने के बावजूद भी 35 पे ही 50 बनाते हैं। तो आप ये चीज़ तो चेक करो, वो छक्के मारने के बाद भी 35 पे 50 बनाते हैं। बाबर सिंगल डबल या बाउंड्री के जरिए 35 पे 50 बना रहा होता है। तो इम्पैक्टफुल ज़्यादा जो रन होते हैं वो बाबर के होते हैं, किस लिहाज से, क्योंकि जब वो सिंगल डबल कर रहा होता है तो सामने वाली टीम में एक्स्ट्रास की बहुत देरी होती हैं, ठीक है, थ्रो में देरी होती है, कभी वाइड हो रही होती है, कभी इस तरह से बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है, देखो कार हम यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, बात एक ही, आपने उसको बैक करना चाहिए था, वो आपका एक वाहिद ही प्लेयर था, ठीक है, जो आप जिसकी बदौलत आपकी पहचान है, आपकी टीम पे बोला हो, आपको कोई पूछे ना आपकी क्रिकेट का हाल तो ये हो गया है, उसी की वजह से तो आपको पूछते हैं। जाओ जाके अदर बाहर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में देखो ग्राउंड में क्राउड कितना आता है, उसी की वजह से आता है, वो ना हो तो उसके लिए आपका पाकिस्तानी क्राउड तो आता ही नहीं है। तो देखो इस तरह से किसी को डिमोरलाइज ना करो, उसकी अगर वो टॉप फॉर्म में भी नहीं है ना, वो एवरेज फॉर्म में भी है ना, अभी जिस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में भी आपके जितने पास में एवरेज क्रिकेटर रहे ना, लेजेंड्स, वो इस फॉर्म में भी उनके इक्वल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये बात समझने की है। हाँ आपका कसूर है, आपने बॉलर्स, बाबर का कसूर ये है, बाबर कैप्टन बना तो बाबर ने बॉलर्स नहीं फाइंड किए, ठीक है, और मिडल ऑर्डर फाइंड नहीं किया। और मिडल ऑर्डर तो खैर आज तक 2 स्लॉट तो 2 नंबर के 2 स्लॉट खाली हैं, हफीज़ मलिक या सरफराज के जाने के बाद अभी तक ये 3 2 छठे 7वें नंबर या 5वें 6ठे नंबर की ये स्लॉट तो अभी भी खाली है। सिर्फ सलमान अली आकर तक आप फिक्स हो गया, हाँ यहाँ तक हम स्टेबल है, उसके बाद तो फिक्स है। हमारा ओपनिंग का मसला ही नहीं था, हमने ओपनर को भी इधर उधर कर दिया, इमाम को फ़खर को तोड़ दिया ओडीआई में, जबकि ओडीआई में है तो ओपनिंग का मसला ही नहीं था। T20 में हमारा बाबर और रिजवान का इशू ही नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर लेते आप, एक को वन डाउन लाते, बस इससे ज़्यादा इतना कोई इशू नहीं था हमारा। क्यों? क्योंकि यार ये तो आपके रिलायबल बैट्समैन है ना, ये आपको स्कोर कर रहे थे, आपका स्कोर जहाँ से नहीं आ रहा था वो नीचे नंबर से नहीं आ रहा था, मिडिल ऑर्डर से नहीं आ रहा था, तो आपने वहाँ की स्लॉट्स फाइंड करनी थी। आपके पास स्पिनर्स का इशू आ रहा था, आपको स्पिनर्स लेकर आने थे, आपके पास फास्ट बॉलिंग का इशू आ रहा था, आपको फास्ट बॉलर्स लेकर आने थे। नहीं, बाबर की आदत, वो सब छुपते रहे, उनको कोई कुछ कहता नहीं था। बाबर रिजवान कर रहे जो कर रहे, स्लो खेल रहे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अरे भाई वही तो आपको जिता रहे हैं, जितने मैच आप जीत रहे हो उन्हीं की बदौलत जीत रहे हो, वो कुछ नहीं कर रहे तो आप मैच भी नहीं जीत रहे, ठीक है। किसी पे बेजा तनकीद ला किया करें, सपोर्ट